नेक्स्ट चैप्टर लेकर आ गए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के बुक का चैप्टर 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो देखते हैं यहाँ क्या बताया गया है। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके आकार में दिखाया जाता है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहलाते हैं। काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। आप सभी को अगर इसके बारे में समझना है प्रैक्टिकली तो आप एक गेंद लीजिए, उस गेंद में एक सुई चुभोइए, बड़ी सी सुई होनी चाहिए, किल, ठीक, दोनों तरफ आर पार हो जानी चाहिए। उसके बाद आप सभी इस पॉइंट को समझ जाएंगे ना। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहलाते हैं। काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो ये थे इंट्रोडक्शन। अब आगे दिया है, आगे क्या दिया है, इस रेखा में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक, आगे नेक्स्ट चलते हैं। क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं देखते हैं। विषुवत वृत्त ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। समानांतर मतलब लेटी हुई और देशांतर मतलब खड़ी। समानांतर अक्षांश समानांतर रेखाएं होती हैं। तो यहाँ समानांतर रेखाएं देख लेते हैं कैसे क्या बता रहा है। समानांतर रेखाएं, अक्षांश समानांतर रेखाएं जो होती हैं ऐसे लेटी हुई होती हैं। ये क्या है, ये समानांतर रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी बराबर होती है। अनंत तक इनके बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, तो यहाँ अक्षांश समानांतर रेखाएं हैं। तो पहला दिया है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर होती है। दूसरा पॉइंट है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण होती है। और तीसरा पॉइंट है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है। और चौथा है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। ठीक, तो ग्लोब आप सभी ने देखा ही होगा। तो जो ग्लोब है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ये है कर्क रेखा, ये है भूमध्य रेखा, ये है मकर रेखा। ठीक, तो ये कर्क रेखा जो है वो कितना है, 23.5 डिग्री। फिर से देख लेते हैं। पृथ्वी को 3 भाग काल्पनिक रेखाओं में बांटा गया है। कर्क रेखा, पहला कर्क रेखा, दूसरा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, तीसरा मकर रेखा, ये तीसरा है। ठीक, तो पहले जो ये पहला वाला है ये कर्क रेखा है, यह 23.5 डिग्री है। दूसरा जो है ये 0 डिग्री होता है विषुवत रेखा। और तीसरा जो है ये मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री का है। तो अब 23.5 डिग्री के नीचे जो ये 66.5 और ऊपर जो 66.5 होती है ये विषुवत वृत्त वाली रेखा होती है जो दक्षिण ध्रुव में दक्षिण ध्रुव को बांटती है और उत्तर में उत्तरी ध्रुव को बांटती है। तो आगे चलते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध किस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट है उष्ण ताप कटिबंध
कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे ताप कटिबंध कहते हैं। अभी मैंने बताया कि जो ये हमारा यहाँ पर पृथ्वी हमारी है, ठीक। अब पृथ्वी में मैंने ये भी बताया था कि जो ये 3 रेखाएं हैं, 3 काल्पनिक रेखाएं हैं, इन रेखाओं की दूरी जो होती है वो बराबर होती है, ठीक। तो अब ये पहला जो है कर्क रेखा, दूसरा भूमध्य या विषुवत रेखा, तीसरा जो है मकर रेखा, तीसरा मकर रेखा है, ठीक। तो जो पहला है यह कर्क रेखा और तीसरा जो है मकर रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच, अब ये पॉइंट आप सभी को समझ आएगा कि उष्ण ताप कटिबंध कहाँ होता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण ताप कटिबंध कहते हैं। तो इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? उष्ण ताप कटिबंध कहेंगे। आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। दूसरा दिया है शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है? दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कहा जाता है। तो आप सभी को मैंने बताया कि ये पृथ्वी पे 3 रेखाएं पहले से बताई गई हैं। पहली कर्क, दूसरी भूमध्य, तीसरी मकर, ठीक। तो अब यहाँ पे जो 66.5 डिग्री वाली जो बनती है, ये चौथी बनती है, ठीक। ये चौथी जो बनती है, ये चौथी और ये पांचवी ना। पांचवी जो है उत्तरी वृत्त वाली रेखा है और ये चौथी जो है वो दक्षिणी वृत्त वाली रेखा है। तो इस मकर रेखा के बाद वाला और कर्क रेखा के बाद जो ऊपर का भाग है, इन रेखाओं के बीच जो भी क्षेत्र होता है वो मध्यम ताप वाला यानी शीतोष्ण ताप कटिबंध वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। इसीलिए जो उत्तरी देश हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही ठंडीले प्रदेश होते हैं, ठंडे वाले प्रदेश होते हैं, ठीक। बात समझ आ गई। और जो शीत कटिबंध होते हैं वो दक्षिणी ध्रुव और ये यहाँ पर ये वाले पोर्शन जो है ये क्या है? शीत कटिबंध वाले क्षेत्र होते हैं। ये उत्तरी शीत कटिबंध क्षेत्र है, ये दक्षिणी शीत कटिबंध क्षेत्र है। बाकी और ये जो है आगे देखते हैं। शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कहा जाता है। तीसरा है शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव के बीच ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं जा पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा सूरज है, ठीक। तो सूर्य की किरणें जो है ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। और ये हमारा
सूर्य है। तो सूर्य की रोशनी जो है वो पृथ्वी पे ध्रुवों के साइड क्या है, तिरछी पड़ती हैं। ध्रुवों के साइड जो है वो तिरछी पड़ती हैं और सामने जो है ये बीच में सीधी पड़ती हैं। इसीलिए ध्रुवों पे क्या है, ज़्यादा ठंडी पड़ती है। आगे चलते हैं, देखेंगे देशांतर किसको कहेंगे। अभी हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा, अब देशांतर देखते हैं। देशांतर किसे कह रहे हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। देशांतर को अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामांतर की लंबाई समान होती है। देशांतर वृत्त 360 डिग्री का होता है। मतलब अगर आप सभी से पूछी जाए कि देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं तो 360 डिग्री बताएंगे, और अक्षांश पूछा जाए तो कितने होते हैं, 180 अंश होता है। ठीक, आगे चलते हैं। यामांतर क्या बोल रहा है? इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मध्याह्न रेखा कहते हैं। जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित से गुजरने वाली यामांतर को प्रमुख यामांतर कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नोट करते जाइए। ये नोट्स है कि एनसीईआरटी क्लास 6 का नोट्स कैसे हम बनाएं बुक का। तो एनसीईआरटी बुक यहाँ आप सभी को पूरा अवेलेबल होगी 12th तक की, सिर्फ जियोग्राफी की। इसका मान यहाँ मिसप्रिंट है, मान होगा। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम पृथ्वी को दो समान भागों में 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध तथा 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त कर देते हैं। ये हमारी रही पृथ्वी, और इसको हमने कितने भाग में, 2 भाग में बांट दिया। तो 180 ये इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। ये आप सभी को पता होगा कि इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। ठीक, तो ये क्या है कि इसका मान जो यामांतर प्रमुख यामांतर ग्रीनविच जो रेखा है उसका 0 डिग्री देशांतर मान है, और यहाँ से पृथ्वी को दो समान भाग में 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध एवं 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त कर दिया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। मुख्य मध्याह्न रेखा विभिन्न देशों में समय निर्धारित करती है। 180 डिग्री अक्षांश पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जो 180 डिग्री अक्षांश पर स्थित रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक, ये यहाँ अक्षांश दिया है, यहाँ देशांतर होगा, सॉरी, यहाँ आपका देशांतर होगा ना, देशांतर, ये अक्षांश गलत दिया है। आगे देखते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है जहाँ एक दिन से तारीख बदल जाती है और पूर्वी देश पश्चिम देश से एक दिन या कुछ घंटे आगे चलते हैं। आगे देखते हैं मानक समय। अब मानक समय किसको कहेंगे? मानक समय है जो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण करने का अच्छा साधन है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अगर पूछा जाए पृथ्वी की गति कैसी है तो पृथ्वी की गति किस दिशा से है तो पश्चिम से पूर्व है। इसीलिए जो सूरज हमें सुबह में उगता है वह पूर्व से उगता है और डूबता है तो पश्चिम में डूबता है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। समय का अंतर यहाँ बताया जा रहा है, कैसे देखते हैं कि जो दिया है पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 4 डिग्री घूमती है।
आगे चलते हैं। इस प्रकार समय का जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के समय से पूर्व में 1 बजा होता है। 1 घंटे में 15 डिग्री आगे होगा और पश्चिम 11 बजे होंगे। 1 घंटे में 15 डिग्री पीछे होगा। आगे चलते हैं। भारत का मानक समय क्या कह रहा है? भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है और यह इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक, आगे है भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे ना। 5-5.5 घंटे का अंतर है। आगे देखते हैं कैलकुलेशन क्या दिया हुआ है। आगे दिया है पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। पश्चिम में 12 मानक समय 15 डिग्री गुणे 12 मानक समय बराबर 180 डिग्री। आगे प्लस पूर्व में 12 मानक समय 15 डिग्री गुणे 12 मानक समय बराबर 180 डिग्री। पृथ्वी अपने 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। तो ये 2 भाग में बांटा गया है, पीछे पश्चिम में और आगे पूर्व में। तो अभी बताया गया है कि ग्रीनविच से आगे जो है, ग्रीनविच से आगे जो भी देशांतर रेखाएं जो भी है डिग्री है वो ग्रीनविच समय से आगे चलती है और जो पीछे है वो पीछे चलती है। तो अब आगे देखते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझ लीजिएगा अच्छे से। बस ये इतना तक ही था। अब हम आगे तीसरा चैप्टर देखेंगे एनसीईआरटी के बुक का तीसरे चैप्टर का नोट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, देखेंगे।